हेलो 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 हेलो। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा और उम्मीद है कि सह कुशल होंगे, सह मंगल होंगे, जहां भी रह रहे होंगे आपकी पढ़ाई है जो अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए भाई, जुड़ जाइए सभी साथी। आज के हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी लोगों को, ऐसे कंपटीशन क्लासेज में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। तो जुड़े भाई सभी साथी, और आज के हम हमारे इस सेशन को शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास में हमारी क्लास चलती है, तो करें हमारे सेशन को अपन शुरू। ठीक है, राधे 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 राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसा भी आप सभी लोग बोलते हैं। आप सभी लोगों को ऐसे कंपटीशन क्लासेज की तरफ से साधुवाद। ठीक है भाई, करें। देखो, कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ से हुए थे, उसके आगे की अपन चर्चा करते हैं आज की क्लास में। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, ये हो गया था। ये आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि कंसिडर एन इमेजिनरी प्लैनेट whose mass and half at that the earth and radius one third of that of the earth. If the acceleration due to gravity on the surface of the earth is g, then the acceleration due to gravity on the planet will be। आप लोगों को क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि एक आपके पास कोई ऐसा एक ग्रह है, आपके पास ऐसा एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में क्या है? आधा है, तथा रेडियस उसका क्या है? 1/3 है। यदि पृथ्वी की सतह की अगर बात की जाए तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो जी, वो उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के बराबर कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन वाले ने पूछा आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था हमारी क्लास में, अगर आपने क्लास ध्यान से ली है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा क्लास लिया करें। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ पर भी सेम रिपीट तो नहीं होते, लेकिन वैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर रेगुलर आप क्लासे लेते तो ऐसे क्वेश्चन आपका चुटकियों का काम होता हल करने का। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। मैंने आपको जी और जी में दोनों में कंपैरिजन करके बताया था कि जी की वैल्यू कैसे निकालें, कैपिटल जी की वैल्यू कैसे निकालें, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, और उनके अगर मान को, त्रिज्या को, द्रव्यमान के मान को, या उसका जो भी रेडियस का मान है उसकी, अगर रेडियस वैल्यू, मास वैल्यू, इन दोनों को अगर आधा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है, इन चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है भाई, राधे 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 राधे, बार बार नहीं बोलेंगे भाई, राधे राधे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बताइए। देखिए भाई, वही 30 सेकंड का समय आप लोगों के पास रहने वाला है। राइट आंसर क्या जाएगा? हाफ जी जाएगा, 5/2 डी जाएगा, 9/2 जी जाएगा, या 3/2 जी जाएगा? बताइए क्या जाएगा राइट आंसर। देखो, देखना इधर, हम ये देख रहे हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि जो जी रहेगा, स्मॉल जी रहेगा, उसका जो फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था G/R का स्क्वायर। क्या बताया था मैंने? Gm/R का स्क्वायर, जहाँ पे जी, यहाँ पे कैपिटल जी है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ये मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। एम की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पहले, 5 पॉइंट होता है, लेकिन एक एवरेज अगर माने 6 × 10⁻24 के जी मैंने आपको बताया था। और रेडियस की अगर अपन बात करें तो रेडियस इसकी मैंने आपको बताई थी 6400 किलोमीटर। मीटर में इसको अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पूछा क्या कि ऐसा का ऐसा अगर कोई दूसरा आपके पास उपग्रह हो, ऐसा का ऐसा अगर आपके पास कोई दूसरा उपग्रह हो जिसको अपन मान लेते हैं जी डैश, जी डैश मान लिया, तो इसको भी अपन जी डैश के बराबर मानेंगे, G/R का स्क्वायर। जबकि आपको बोल क्या रहा है? मास की वैल्यू को देखो क्या कर रहा है, वो हाफ, मास को क्या कर रहा है, वो जो मास इज हाफ है, तो मास को अपन यहाँ पे कर देंगे आधा, मास को आधा कर देंगे तो m बाई यहाँ पे कर दिया हमने 2 अपॉन, आपके पास रेडियस का है 1/3, r जो है आपका 1/3 करना है, r का क्या करेगा आप ये कीजिएगा। ठीक है, आगे जब इसको अपन हल करेंगे तो g अपॉन का हो जाएगा 2 और r का स्क्वायर रह जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। तो इसका जो कोष्टक का चिन्ह था वो हट गया, हटेगा, तो अब 9 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। रेडियस को अपन ऐसे लिख सकते हैं ऐसी स्थिति में कि जी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी
इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन ऊपर जाएगा 9, 2 रह जाएगा नीचे और जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और जी अपॉन एम का स्क्वायर किसके बराबर था, ये जी के बराबर था। तो जी डैश की जो वैल्यू आई वो आई 9/2 और जी, तो आंसर आ रहा आपके पास 9/2 जी। आंसर क्या आ रहा आपके पास 9/2 जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। अगला अगला पॉइंट आपको बोल रहा है ब्रोसिलेट ग्लास वेसल्स आर यूज्ड इज माइक्रोवेव ओवन बिकॉज, कि बोरोसिलेट जो ग्लास होता है बर्तन होता है उसको माइक्रो ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इस ग्लास का प्रयोग माइक्रो ओवन में क्यों किया जाता है। भाई माइक्रो ओवन आप लोगों ने सबने देखा होगा, माइक्रो ओवन में ग्लास लगा होता है, उस ग्लास का जो नाम है वो है बोरोसिलिकेट ग्लास। क्या नाम है, बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास का प्रयोग किया जाता है। अब उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसकी पूछा आपको कि उसका जो इट इज नॉट ब्राइटल, वह भंगुर प्रकृति का नहीं होता। इट इज हाईली हीट रेसिस्टेंट, वह बहुत ज्यादा मात्रा में उसका उष्मा को अवशोषित करता है। इट कुक्स फूड फास्टर देन एनी अदर वेसल्स, ये अन्य की तुलना में इसमें अधिक तेजी से खाना बनता है। इट इज एन एनर्जी एफिशिएंट, या ऊर्जा के लिए काम करता है। नहीं, ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने बताए, राइट आंसर क्या जाएगा कि इसमें ग्लास का प्रयोग यहाँ पे अपन क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। मेरे को भी ऑप्शन दूसरा ही लगा था। देखो बोलना क्या चाह रहा है कि जो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उष्मा के प्रति हीट रेसिस्टेंट के तौर पे काम करता है, उष्मा के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है, उष्मा पाकर न फैलेगा न सिकुड़ेगा। भाई देखो होता क्या है कि कोई भी जो पदार्थ होगा, कोई भी अगर सबस्टांस होगा, कोई भी अगर सबस्टांस होगा, अगर आप इसको क्या दे रहे हैं, अगर आप इसको हीट दे रहे हैं, अगर आप इसको हीट दे रहे हैं, अगर आप इसको यहां पे हिट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अगर आप इसको हिट दे रहे हैं, तो हर एक पदार्थ का नेचर यही होता है कि उष्मा पाने के बाद क्या होगा, वो फैलेगा। उष्मा पाने के बाद क्या होगा, वो फैलेगा। ये किसी भी सबस्टांस का क्या होगा, होता है, नेचर होता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा ग्लास है जिसको अपन बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। ये उष्मा पाकर फैलेगा नहीं, ये उष्मा पाकर फैलेगा नहीं, और उष्मा पाकर अगर नहीं फैलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रयोग अपन इसको जो कर सकते हैं। अगर ये फैलता ना तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए अपन यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, इट इज हाईली हीट रेसिस्टेंस, उष्मा के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है, मतलब उष्मा पाकर फैलता नहीं है। ये हमारा राइट आंसर जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए सोर्स वेव फॉर्म्स 40 crest एंड 40 trough इन 0.3 सेकंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आपको पूछा कि एक तरंग है जिसके अंदर 0.3 सेकंड में एक वेव चलती है, जो 40 तो अप हो जाती है और 40 ही नीचे जाती है, मतलब 40 बार ऊपर जाएगी, 40 बार नीचे जाएगी। मतलब आपको बोल ऐसे रहा है कि एक वेव है, कुछ इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से अगर चल रही है, तो इसके ये 40 पॉइंट ही ऊपर है और 40 पॉइंट ही इसके क्या है, नीचे है। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी अपन बोल सकते हैं, वो इसका अपन बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ जो आ रही है वो 40 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है, 40 बार। एक वैल्यू तो आपकी 40 हो जाएगी। टाइम पीरियड आपको बता रहा है यहाँ पे 0.3 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, 40 चक्कर काट रहा है। 0.3 सेकंड में 40 चक्कर काट रहा है, तो इसकी आवर्ती आप लोगों को बतानी है। देखो क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अब हल आप लोगों को करना है कि आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, यहाँ पे आंसर आप देखिएगा, आंसर क्या जाएगा। बताइए आंसर क्या जाएगा भाई, सही आंसर, राइट आंसर क्या रहेगा हमारा।
कुछ लोग सही भी जा रहे हैं, कुछ गलत भी जा रहे हैं। देखना बोलना क्या चाह रहा, बोलना ही चाह रहा। मैंने आपको समझाया पहले भी, मैंने आपको ये बोला था कि जो वेव जाएगा, कि जो वेव जा रहा हमारा वो किस तरीके से जा रहा है, सुनना। देखो वेव जा रहा है, मैंने बोला कि यहां से चक्कर काटना शुरू करेगा और इस तरीके से ये चक्कर काटेगा। मैंने आपको बोला कि ये यहां पे ऐसे कितने पॉइंट है इसके पास, इस पार्ट को अपन बोलते हैं क्रस्ट, CRESTS, इसको अपन बोलेंगे सरंग, और ऊपर नीचे वाले पार्ट को अपन बोलेंगे गरत। इन नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, गरत। तो इसके पास 40 ही तो गरत है और 40 ही सीकर है। इसका मतलब ये 40 बार क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, 40 बार चक्कर काट रहा है। लेकिन आपको पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी पूछा, आपको आवर्ती पूछा है। फ्रीक्वेंसी आपको पूछा आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब होता है प्रति सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या। प्रति सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, प्रति सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या को अपन आवर्ती बोलते हैं। अब टोटल चक्रों की संख्या कितनी है, सीधा निकालो, बिना फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना हमें। टोटल चक्रों की संख्या कितनी है, 40 है। कितने समय में लग रहे हैं, 0.3 सेकंड में लग रहे हैं। कितने समय में लिख रहे हैं, यहां से हमारा क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंसी भाई 1 सेकंड में जितना निकलेगा, एक लेकिन 0.3 सेकंड में, 1 से भी कम सेकंड में लगा रहा है। तो अपन इसका क्या बोलेंगे, यहां पॉइंट हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 400/3, और 400 में 3 का भाग लगाएंगे तो 100 का तो नहीं जाएगा, 4 होता तो 100 का जाता, तो ऑप्शन कट जाएगा, बाहर 3 36 हो जाएगा। इसका मतलब फिर भी बच रहा है 300 का, नहीं 300 नहीं हो सकता। इसका मतलब बाहर आंसर क्या जाएगा, 133। तो 13 को 3 से करेंगे तो 39, और 3 को 3 से करेंगे 9, मतलब लगभग हमारा आंसर क्या जा रहा है, सी ऑप्शन। लगभग क्या, पूरा आंसर जा रहा है हमारा। तो हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑप्शन के आधार पर ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर ऐसे क्वेश्चन को हल यहाँ पे किया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 133.33, 133.33। हमें फ्रीक्वेंसी पूछा था, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है चक्रों की संख्या, कितने चक्कर यहाँ पे लगेंगे उनके बारे में हमें यहाँ पे पूछा है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आर करेक्ट। आपको स्फेरिकल मिरर के वे में, आपको स्फेरिकल मिरर के वे में जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष जो होता है, उस मुख्य अक्ष के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट यहां पे दिए गए। अब आप लोगों को यह बताना कि इसमें से सही है या गलत है, कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। द प्रिंसिपल एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन विच एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ द मिरर। आपको बोल रहा है कि मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर होती है। दूसरा बोल रहा है कि द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, कि मुख्य अक्ष जो होता है वक्रता के अंदर होता है, मुख्य पक्ष और ध्रुव से होकर गुजरता है, ऐसा आपको बोल रहा है। तीसरा पॉइंट आपको बोल रहा है कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज कर्व्ड। आपको बोल रहा है कि अगर कोई भी वक्री दर्पण है, घूमने वाला दर्पण है, तो उसका मुख्य अक्ष भी क्या होगा, घुमा हुआ रहेगा, ऐसा आपको बोल रहा है। बताइए राइट आंसर यहां पे क्या जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। देखो दोनों थोड़े से सेम है, गलत दे रखे, लेकिन हमें ऑप्शन पे जाना, तो ऑप्शन हमें इनमें से हटाएंगे। देखो क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि द प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन जो होती है, इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है कि वहां पे होता नहीं, हम इमेजिन करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। विच एक्सटेंड एंड बोथ साइड ऑफ मिरर, कि हमारे पास अगर कोई भी मिरर है, हमारे पास कोई भी मिरर है, तो उस मिरर के दोनों साइड, बोथ, ये लाइन रहेगा आपका प्रिंसिपल। ये आपका प्रिंसिपल जो एक्सिस है, ये दोनों साइड रहेगा, इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, जो कि बिल्कुल सही होता है। इसका मतलब ऑप्शन है तो हमारा बिल्कुल राइट है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि द प्रिंसिपल एक्सिस पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, कि जो मुख्य अक्ष से, ये जो मुख्य अक्ष जो निकल रहा है, ये यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा, ये यहां पे फोकस से निकलेगा, ये यहां पे पोल से निकलेगा, मतलब इन सब से सबको मिलाता है या सबसे निकलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है हमारा, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तीसरा ऑप्शन आपको ये बोल रहा है कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कर्व्ड इन मिरर इज
कर्व्ड, आपको बोल रहा है कि अगर यहां पे आपका मिरर गोल है तो आपकी ये इमेजिनरी जो लाइन है या जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी गोल होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। चाहे प्लेन हो चाहे गोल हो, हमेशा यहां से जो मुख्य अक्ष निकलेगा वो हमेशा सीधा ही होगा, गोल नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट और ए और बी आपका सही है, और ए और बी के आधार पर हमारा आंसर क्या जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं अपन, ए और बी में कौन सा जा रहा है, मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा नहीं। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे भाई, ऑप्शन इससे भी नीचे हमारे मिक्स कर रखा है। ऑप्शन ए आपको ये बोल रहा है ए और बी दोनों सही है, ये बी सही है गलत है, केवल ए गलत है, ए बी सी तीनों ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, काफी लोगों का सही भी था, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए कैपेसिटर स्टोर ए 1 कूलम एट ए 10 वोल्ट्स देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी, आपको फेरेड में एफ का मान आपको यहाँ पे फेरेड में यहाँ पे बताना है कि इसकी धारिता क्या होगी। कैपेसिटेंस आपको पूछा है, धारिता पूछिए, कैपेसिटी पूछ सकता है आपको। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी कितनी होती है उसको अपन बोलते हैं कैपेसिटेंस, धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ऐसी स्थिति में इसका राइट आंसर है जो बता सकते हैं। बताइए राइट आंसर क्या जाएगा भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, ऑप्शन सी बता रहे हैं काफी लोग, 20 में ऑप्शन सी बता रहे हैं, देखते हैं। कैपेसिटी जो होगा वो सी रहेगा, कैपेसिटी को अपन सी, कैपेसिटेंस सी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस सी बराबर अपन लिखेंगे, कैपेसिटेंस सी बराबर अपन लिखेंगे सी बराबर क्यू अपॉन वी। ये होता हमारा कैपेसिटेंस। क्यों, हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, कितना चार्ज है, कितना वोल्ट अपन ये कितना चार्ज है वो हमारे पास 1 है, और वोल्टता का मान हमारे पास 10 वोल्ट है। तो ये तो कुछ 1 में का भाग लगाना था, तो अपना आ जाएगा 0.1 फेराड। तो फेराड हमारा यहाँ पे इसकी यूनिट रहती है धारिता की, तो 0.1, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जा रहे थे भाई आप, ज्यादा कुछ देखना नहीं था इसमें। तो देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द सिंबल कंसिस्टेंस ऑफ 2 लेटर, आप लोगों को बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका सिंबल 2 लेटर का है, 2 शब्दों का है। ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन आइडियन, सॉरी कार्बन आयोडीन आयरन और फ्लोरीन। बताइए, इनसे इजी क्वेश्चन थोड़े ही हो सकते हैं आपके कोई। लोहा, क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई। सबको पता है कार्बन को अपन सी से डिनोट करते हैं, आयोडीन को आई से डिनोट करते हैं, आयरन को एफ ई से डिनोट करते हैं, और फ्लोरीन को एफ से डिनोट करते हैं। तो इसमें 2 है हमारे पास, 2 लेटर है, बाकी सब में 1-1 है। अगला क्वेश्चन, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होगी, ये बताओ भाई, इसमें आप हंसोगे। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज क्यूप्रस ऑक्साइड। एक वर्ड होता है क्यूप्रस, एक वर्ड होता है क्यूप्रिक, एक होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड,
देखिए भाई, क्यूप्रस जो ऑक्साइड होता है वो होता है CuO, और जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है वो Cu2O। इसका मतलब ये जो दो आया ना, ये तो आया यहां से -2 से, और इसका जो एक था वो रह गया इधर। और क्यूप्रस की अगर बात करेंगे तो इसका भी +2 होता है, इसका भी +1 होता है। इसका मतलब ऐसी स्थिति हमारे पास क्या होता है कि क्यूप्रस और क्यूप्रिक की जब भी अपन बात करते हैं तो इसमें हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड पूछा है, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड पूछा, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का हमारा क्या जाएगा, हमारा आंसर रह जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। एक संक्रमण धातु कौन सी नहीं है, निम्न में से संक्रमण धातु कौन सी नहीं है। संक्रमण धातु के बारे में, ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं उनमें से मेटल जो होती है उनमें से कौन सा मेटल यहाँ पे नहीं जाएगा। ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो डी और एफ ब्लॉक है, हमारा जो डी और एफ ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में, उस पीरियोडिक टेबल में डी और एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक का मतलब यह है कि जिसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में जाएगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, तो वो एफ में रहेगा। जिसका अंतिम डी में जाएगा वो कहां जाएगा, डी में जाएगा। इसके साथ मैंने आपको एक बार पहले भी क्वेश्चन बताया था कि जो ऑक्टेल रूल होता है, वो ऑक्टेल रूल आपको क्या बोलता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है, बाहरी जो कक्षा होती है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में है, आउटर मोस्ट सेल में है, तो पूर्ण रूप से अपन बोलेंगे कि वो स्थायी है, वो स्टेबल एलिमेंट है, वो स्टेबल एलिमेंट है। और ऐसा कौन सा एलिमेंट इनमें से ऐसा कर रहा है, इसकी चर्चा आपको इस क्वेश्चन में की गई है। देखो भाई, इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेपटूनियम। इसका जो नंबर ऑफ ब्लॉक रहेगा वो रहेगा एफ ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ब्लॉक नंबर एफ और पीरियड नंबर 7। ब्लॉक नंबर एफ और पीरियड नंबर 7 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच कंपाउंड कॉज एरिएशन इन आई वेल कोटिंग ऑनियन। की प्याज काटते समय आंखों में आंसू आते हैं, उसका रीजन बताना है। इसका आंसर जाएगा भाई, प्याज काटते समय आंखों में आंसू आते हैं सल्फर की वजह से। किसकी वजह से, सल्फर की वजह से। अगर ऑप्शन में पोटेशियम होता तो पोटेशियम भी हमारा राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन, जिंक के बारे में पूछा कि जिंक का जो कॉपर सल्फेट का जो विलेन होता है उसमें कॉपर को अलग कर दिया जाता है, उसका रीजन आप लोगों को बताना है। यहाँ पे रिएक्टिविटी का क्रम अगर आप लोगों को पता तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। और रिएक्टिविटी का क्रम मैंने आपको बताया भी था। बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई। देखो मैंने आपको क्रम बताया था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम और ओरम। ये मैंने आपको इनका है जो क्रम यहां पे बताया था। अब इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम अपन इसको बोल सकते हैं। घटता हुआ क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, क्रियाशीलता का।
क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। तो इसमें आप इधर से इधर जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों देखने। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलियन में कॉपर को अलग कर दिया जाता है। जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट का जो विलियन होता है उसमें कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा। अब कॉपर को जिंक अलग क्यों कर रहा है, कॉपर को जिंक अलग क्यों कर रहा है? जिंक कहां है, जिंक आपका ये रहा, कॉपर का है, कॉपर आपका ये रहा। अलग क्यों कर रहा है? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा, तो इसकी जो रिएक्टिविटी का मान है वो ज्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी का मान है वो क्या है, कम है। तो राइट आंसर क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भोजन की नली में जब भोजन जाता है, फूड पाइप में जब भोजन जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भोजन नीचे जाता है तो वो कौन सी स्थिति की वजह से नीचे जाता है? कि पेरिस्टालिस से जाएगा, गैस्ट्रिक से जाएगा, ऑसिलेटरी से जाएगा, या डाइस्टोलिक से जाएगा, अनुशीतलन से जाएगा। बताओ चार ऑप्शन में से कौन सा राइट रहेगा। जो आइसोफेगस होता है उस आइसोफेगस में जो एक गति होती है, एक मोशन होता है, उनमें से कौन सा मोशन होगा? कर्मानुकुंचन होगा, अनुशीतलन होगा, दोलन होगा, या जठर संबंधी होगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए कर्मानुकुंचन गति। कौन सी गति? कर्मानुकुंचन गति। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर रिसीव द सराउंडिंग साउंड? की जो कान होता है वो आसपास की ध्वनि को ग्रहण कर लेता है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो उसको ग्रहण करने का काम करेगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिन्ना। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पिन्ना। कान का जो बाहरी भाग होता है ना, ये बाहरी भाग ये क्या करेगा, आसपास के जो साउंड रहेगा उसको खींचने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली स्प्रेड बाय मॉस्किटो? कि सामान्य मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? मलेरिया होगा, गठिया होगा, छोटी माता, या पीलिया? बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। किसकी वजह से फैलेगा? फीमेल मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज, मच्छर से। अगला क्वेश्चन, पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, रीजन बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सॉयल पार्टिकल्स। की मिट्टी के जो कण होते हैं वहां जो ऑक्सीजन भरी हुई रहती है उस ऑक्सीजन को जड़ें क्या करती है, ग्रहण करती है। कभी भी ऊपर से ये नहीं है भाई, जैसे ऑप्शन आप लोग काफी लोग ये बता रहे हैं कि ऊपर जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमाटा होते हैं, उन स्टोमाटा से जो CO2 गैस निकाली जाती है, वहां से ऑक्सीजन गैस ली जाती है और वही ऑक्सीजन गैस नीचे जड़ों तक पहुंचाई जाती है। बिल्कुल गलत है, ये हमेशा जमीन से ली जाएगी। कहां से ली जाएगी? जमीन से ली जाएगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर डज द ऑक्सीजन रिलीज्ड इन ए प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस कम फॉर्म? आप लोगों को ये बताना कि प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया होती है तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस बनती है उस ऑक्सीजन गैस का बनने का कारण क्या है? क्लोरोफिल होगा, जाइलम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या वाटर जल होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहां से बनेगा? पहले तो आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है कि वायुमंडल में जो CO2 होती है वो जल के साथ क्रिया करेगा, और किसकी उपस्थिति में करेगा? लाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इन दोनों में क्रिया करेगा और बनाएगा C6H12 और 6 साथ में बनाएगा O2 और साथ में बनाएगा H2O।
इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। आप लोगों को ये पूछा है कि इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन बनेगा ये किसकी वजह से बनेगा, इन चारों में से किसकी वजह से बनेगा। इसका मतलब बाकी के ऑप्शन कटेंगे, क्लोरोफिल ऑप्शन में है, जाइलम ऑप्शन में नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। बताओ चारों में से क्या जाएगा। एक ऑप्शन कट गया, 33.33 राइट होने के चांसेज हैं। देखो सीधा पड़ा है, CO2 से क्या बनेगा, CO2 से ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और H2O से क्या बनेगा, O2 बनेगा। इसी को तो अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन का टूटना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑक्सीजन बनने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन बनने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, धन्यवाद। कैसा लगा आज का सेशन, आशा और उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आगे क्लास में। जय हिंद।